Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is class 9th chapter 1 matter in our surroundings episode 2. Students, in this class we will discuss about characteristics of particles of matter. Students, यानी अब हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, यानी उसकी क्या क्या खास बातें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, इस हेडिंग के अंदर हमारी फर्स्ट सब हेडिंग है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. तो ये हमने लास्ट वाले एक्टिविटी से जान लिया था. स्टूडेंट्स, लास्ट वाली एक्टिविटी यानी कि जब हमने एक बीकर लिया था और इस बीकर में हमने 100 ml वाटर रखा हुआ था, यानी हमने इसमें 100 ml वाटर रखा हुआ था और उसके बाद हमने कुछ सॉल्ट यानी सॉल्ट को जो है इसमें डाला था. जब हमने इसमें सॉल्ट को डाला तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसमें सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो गया, यानी अब हमें सॉल्ट दिख नहीं रहा है, यानी कि सॉल्ट जो है डिसअपीयर हो गया. तो ये सॉल्ट अचानक से डिसअपीयर कहाँ हो जाता है, तो उसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पहले वाटर के कुछ पार्टिकल्स रहे होंगे और इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस था, यानी ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस रहा होगा. और जब हमने सॉल्ट को डाला तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है इन स्पेसेस के बीच में कहीं एडजस्ट हो गए, यानी वो सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उन स्पेस में एडजस्ट हो गए, जिसकी वजह से वो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे हैं और हमें वाटर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं क्योंकि वो ज्यादा संख्या में होते हैं, और सॉल्ट के पार्टिकल्स उसी के बीच में कहीं डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत छोटे होने की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है. ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलेंगे दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमेशा मूव करते रहते हैं. तो इस बात को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. यहाँ पे हम जो है 100 ml ऑफ वाटर ले लेते हैं. ठीक है, ये 100 ml वाटर ले लिया और इसके साथ साथ हम ले लेते हैं इंक. आप कोई भी कलर की इंक ले लेते हो, सपोज हमने ले लिया ब्लू इंक. ठीक है, ब्लू इंक के हमें 2 या 3 ड्रॉप्स चाहिए, बस 2-3 ड्रॉप्स हमने ब्लू इंक के ले लिए. अब हम क्या करेंगे, इस 100 ml वाटर जो कि एक बीकर में रखा हुआ है इसमें हम ब्लू इंक को, या आप कोई भी कलर की इंक ले रहे हो तो उस इंक के 2-3 ड्रॉप्स को आप डाल दो. अब आप इस बीकर को जो है ना हिलाओ मत, यानी वो जहां रखा है उसको स्टेबल रखा रहने दो. उससे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले जब आप इसमें इंक डालोगे तो वो इंक थोड़ी जगह में रहेगी, बाकी जो वाटर का कलर है ना अलग रहेगा और जहां पे इंक गिरेगी वहां पे थोड़ा ब्लू कलर आ जाएगा. लेकिन ओवर द टाइम आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, धीरे धीरे वो इंक पूरे के पूरे बीकर में फैल जाएगी, यानी थोड़ी देर बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा का पूरा 100 ml ऑफ वाटर जितना है ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका ब्लू कलर का वाटर, यानी हम कह सकते हैं ये ब्लू वाटर बन जाएगा. तो ये कैसे हुआ स्टूडेंट, ये हुआ है आपके पार्टिकल्स के मूव करने की वजह से. देखो हुआ क्या, इसमें सबसे पहले वाटर के कुछ पार्टिकल्स रहे होंगे जो अंदर थे, और जब हमने इंक के कुछ पार्टिकल्स इसमें डाले यानी इंक डाली तो इंक के कुछ पार्टिकल्स इसमें गए, तो क्या हुआ, उन्होंने वाटर के पार्टिकल्स के बीच में धीरे धीरे इधर उधर घुसना शुरू कर दिया. और ये कब पॉसिबल है, जब पहले से अंदर जो वाटर है उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हों. अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहे होते, एक जगह रुके होते, तो इंक ऊपर से नीचे जाती ही नहीं, यानी वो वहीं पे ऊपर रह जाती. लेकिन इंक पूरे वाटर में फैल गई, इसका मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स है ना वो पूरे के पूरे सभी जगह पे मूव कर रहे थे और इंक के पार्टिकल्स भी पूरी जगह मूव कर रहे थे. जब हमने इसको इसमें डाला तो वो पूरी तरीके से इधर उधर फैल गए और थोड़ी देर के बाद हमें वाटर का कलर ब्लू दिखने लगा. तो यानी यहां से हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं. अब देखो यहां से एक चीज समझ आती है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. अब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं से एनर्जी की जरूरत होती होगी, तो वो एनर्जी कौन सी होती है, कहां से मिलती है, तो देखो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि वो होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी मैटर के पार्टिकल्स अपने आप में कुछ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं. ठीक है, इस वजह से पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं. और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको एक चीज बता दूं, इस वाटर को अगर हम थोड़ा सा हीटअप कर दें, यानी
थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो आप देखोगे इसकी इंटरमिक्सिंग वो भी तेज हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर राइज करने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि आपको गर्म चीजों की खुशबू काफी दूर से आ जाती है, लेकिन जो ठंडी चीजें होती हैं उनकी खुशबू उतनी दूर से नहीं आती। इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम रूम के एक कॉर्नर पे एक अगरबत्ती रख दें तो उस अगरबत्ती को हमें दूसरे कॉर्नर से स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर हम उस अगरबत्ती को जाके लाइट अप कर दें, यानी अगर उसको हम जला दें तो क्या होगा, तब हमें दूसरे कॉर्नर से भी उस अगरबत्ती की स्मेल आसानी से आ जाएगी। इसके और भी एग्जांपल है। सपोज आप खाने को देखते हो, खाना जब ठंडा होता है तो हमें दूर से उसकी स्मेल नहीं आती है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो हमें बहुत दूर से इसकी स्मेल आ जाती है। तो यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैटर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ से एक वर्ड और निकल के आता है जो आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में पूछा जाएगा, तो ये वर्ड होता है डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन क्या होता है, तो देखो डिफ्यूजन भी यहीं से रिलेटेड है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी मैटर, एक ये मैटर है और एक ये मैटर है, यानी यहाँ पे हमारे पास वाटर है, यहाँ पे इंक है, और इन दोनों मैटर के पार्टिकल्स जब आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी ये ब्लू इंक के पार्टिकल्स इसमें चले गए और वाटर के पार्टिकल्स में थे, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए और ये ब्लू कलर का वाटर बना लिया, तो इसी इंटरमिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, कोई आपसे पूछो डिफ्यूजन क्या है तो आप इसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जब किन्हीं दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और हमें डिफ्यूजन समझ में आ गया। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो कि आपको अक्सर शॉर्ट में पूछ ले जाते हैं, इनको आप अच्छे से समझते रहो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम इसको कैसे समझेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप एक रबर बैंड ले लो। रबर बैंड आप जानते हो आसानी से आपको घर में मिल जाएगा, और आप इस रबर बैंड को दोनों एंड से पकड़ के स्ट्रेच करो। आप देखोगे जब इसको आप स्ट्रेच करोगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही आप छोड़ोगे, यानी दोनों साइड से आप जैसे ही स्ट्रेच करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वैसे ही ये अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, यानी जैसे ये शुरुआत में रहा होगा वैसे हो जाएगा। तो यानी यहाँ से स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स इसके जब हमने स्ट्रेच किया, जब हमने फोर्स लगाया तो इसके पार्टिकल्स बढ़े और उसके जैसे हमने छोड़ा वो वापस अपनी जगह पे आ गया। यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, यानी वो एक दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच ले रहा है, ठीक है। इसी तरह इसके और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अब जैसे कि इसका सेकंड एग्जाम्पल हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे हमारे पास सपोज एक बकेट है और इस बकेट में जो है ना वाटर भरा हुआ है। अब क्या होगा, अब आप इस वाटर में आप आसानी से एक फिंगर के साथ साथ आप इसमें एक कट मार सकते हो, यानी अगर हम इसमें ऐसे एक लाइन बनाए तो ये आसानी से वाटर ऐसे कट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फिंगर से कट लगाओगे या हाथ से कट लगाओगे और उसके बाद जब आप हाथ हटाओगे तो आप देखोगे जो पानी आपने काटा था ना वहां से जो कट लगाया था वो पहले तो दूर हो गया था, लेकिन जैसे ही आप हाथ हटाओगे वो वाटर फिर से अपनी जगह पे अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाता है। यानी इससे ये पता चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो थोड़े दूर हो गए थे आपके हाथ लगाने की वजह से, लेकिन फिर से वो अपनी जगह पे वापस आ गए। इसके और भी एग्जाम्पल है। सपोज अगर आप एक आयरन नेल ले लो, अगर आप एक आयरन नेल ले लो और इस नेल को अगर आप हैमर से हिट करो तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे इस नेल को आप हिट करने पर इसका शेप खराब हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगी नहीं। और ये बहुत ज्यादा जो है ना, आप काफी ज्यादा हिट करने के बाद भी इसका शेप थोड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखते हैं। वहीं पे अगर हम एक चौक ले लें, सपोज हमारे पास ये एक चौक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें हैमर से हिट करें तो स्टूडेंट क्या होगा, आप देखोगे ये चौक जो है ना वो बिखर जाएगी, यानी छोटे छोटे इसके टुकड़ों में इधर उधर बिखर जाएगी। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, हम तो ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते ही हैं, लेकिन अलग अलग मैटर के लिए ये फोर्स भी अलग अलग होता है। यानी अगर हम आयरन नेल को बहुत तेजी से भी हिट करेंगे ना तब भी ये टूटेगी या बिखरेगी नहीं, ये थोड़ा सा इसका शेप खराब हो जाएगा। लेकिन चौक में अगर आप थोड़ा भी ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये पूरे चारों तरफ बिखर जाएगी। यानी एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं
इस फोर्स की वैल्यू मैटर के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा मैटर है, उस मैटर के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है, किसी में ज्यादा होगा और किसी में कम होगा. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस एपिसोड ओनली दिस मच. Further we will continue in the next episode, but if you still have any confusion on this topic, then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.